तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्टडी जेनिथ में स्वागत है। आज के करंट अफेयर के साथ तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे किन दो शहरों के बीच खोल दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली और मेरठ। दिल्ली और मेरठ इज़ द राइट आंसर। 1 अप्रैल 2021 को भारत के पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मेरठ के बीच का सफ़र लगभग 45 मिनट में पूरा हो जाएगा, जो अब तक दिल्ली पहुंचने में 2.5 घंटा लगता था। दिल्ली एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 14 लेन है। इस एक्सप्रेसवे से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली आने वाले लोगों का सफ़र में आसानी होगी। तो गौरतलब है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण के लिए अधिकतम गति सीमा 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बाकी के 3 चरणों के लिए गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना बांग्लादेश में किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो इसका सही उत्तर होगा शांतिर उग्रसेना। शांतिर उग्रसेना में भारतीय सेना बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। भारतीय सेना बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 में भाग लेगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु मुजिबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में और मुक्ति के 50 वर्षों की स्मृति में इस नौसैनिक दिवस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ये अभ्यास 4 अप्रैल को शुरू होगा। डोगरा रेजिमेंट के 30 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी भूटान, श्रीलंकाई और बांग्लादेशी सेनाओं की टुकड़ियों के साथ अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास की थीम है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरबिया, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी इस अभ्यास के दौरान उपस्थित रहेंगे, तो इसलिए यह चर्चा में था। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपनी नई योजना मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति के तहत किस देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देगी? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। ये योजना 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। तो ढाका में भारतीय उच्च आयोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उच्च माध्यमिक और स्नातक श्रेणियों में से प्रत्येक में 1000 छात्र बुधवार से सीधे अपने खाते में छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करना शुरू कर चुके हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अप्रैल। 2 अप्रैल इज़ द राइट आंसर। विश्व ऑटिज्म दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट दिनों में से एक है। भारत सरकार के ऑटिज्म से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, समर्थ योजना आवासीय सेवाएं प्रदान करती है, जो घरौंदा दिव्यांग वयस्कों के लिए सामूहिक गृह और पुनर्वास गतिविधियां, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, विकास डे केयर, यात्रा कराधान आदि में रियायतें। ऑटिज्म में क्या होता है? यह एक विकासात्मक विकार है जिससे प्रभावित व्यक्ति सामाजिक संपर्क और संचार की कठिनाइयों का सामना करता है। इसमें प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार एक प्रमुख विशेषता है। ऑटिज्म के लक्षणों आमतौर पर बच्चे के पहले 3 वर्षों के दौरान पहचाने जाते हैं। ऑटिज्म के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। यह विकार आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से जुड़ा हुआ है। 2015 तक दुनिया भर में ऑटिज्म से लगभग 24.8 मिलियन लोग प्रभावित हैं। यह शिकार महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है।
तो ये हमारा था आज का करंट अफेयर। जो तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा 140वां। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में भारत का 140वां स्थान है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 जारी की। भारत की रैंकिंग में 28 स्थानों की गिरावट देखी गई। इस इंडेक्स में 156 देशों में से भारत का 140वां स्थान दिया गया। इसके साथ भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया। 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था। यह गिरावट आर्थिक भागीदारी और अवसर सब इंडेक्स पर हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल भारत का जेंडर गैप 3% बढ़ा है। इसके मुख्य कारक हैं से पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी घटकर 2% रह गई है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में देखा जा सकता है। इस उपक्षेत्र में भारत को निचले 5 देशों के स्थान मिला है। भारत के पड़ोसियों में नेपाल को 106, बांग्लादेश को 165, अफगानिस्तान को 156, पाकिस्तान को 153, श्रीलंका को 116, भूटान को 130वां स्थान दिया गया है। सभी क्षेत्रों के बीच सूचकांक पर दक्षिण एशिया का प्रदर्शन दूसरे सबसे खराब है। इस क्षेत्र में कुल लिंग अंतर 3% है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में केवल 2 देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत से नीचे का स्थान दिया गया। दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये दक्षिण एशिया के देश हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपुल्स रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा FAO। FAO इज़ द राइट आंसर। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जो है FAO ने जारी किया है। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और फंड फॉर डेवलपमेंट इंडिजिनियस पीपुल्स ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन FILAC ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपुल नामक एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में स्वदेशी और जनजातीय क्षेत्रों में वनों की कटाई की दर कम है। पिछले 2 दशकों में प्रकाशित 300 से अधिक अध्ययनों के आधार पर इन रिपोर्टों में कहा गया है कि इस क्षेत्र के स्वदेशी जनजातीय लोग अपने जंगलों के बहुत बेहतर संरक्षक हैं। स्वदेशी और आदिवासी लोग और इस क्षेत्र के जंगल क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के साथ साथ भूख, गरीबी और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में लैटिन अमेरिका, कैरेबियन के जंगलों में संग्रहित सभी कार्बन का लगभग 1/3 हिस्सा है। यह FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। FAO भुखमरी को हराने और पोषण सुरक्षा में सुधार के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। 130 देशों में से इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, भूमि संसाधनों और जल संसाधनों में सुधार और विकास के लिए सरकारों और विकास एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। इसमें 197 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। तो ये था फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपुल्स रिपोर्ट के बारे में, जो हाल ही में FAO द्वारा जारी किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा रजनीकांत। ये साउथ मूवी में और बॉलीवुड मूवी में एक एक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं और इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक ट्वीट किया था, जिसलिए ये चर्चा में था। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा में स्थित है
ओडिशा राज्य ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह चर्चा में इसलिए था। और जो हाल ही में 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया गया था, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, जो जनगण मनगढ़ के संदर्भ में उत्कल शब्द आता है, वो इसी ओडिशा क्षेत्र से रिलेटेड है। और ओडिशा जो है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की 147 सीट है और लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। इसका हाईकोर्ट जो है ओडिशा हाईकोर्ट है, ओडिशा में हाईकोर्ट है। और यहाँ पर झरना है बरईपानी एंड जोरांडा, संघागरा एंड बादघागरा, खानदार बनई में। और यहाँ की जो झील है चिल्का लेक और अंसुपा लेक, सारा लेक, कांजिया लेक। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे नंदकानन नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सारकोसी टाइगर रिजर्व, चंदाका एलिफेंट रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क, गहिरमाथा उषा कोथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तिकारपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर बहुत संसाधन पाए जाते हैं, आयरन ओर, क्रोम ओर, मैग्नीज ओर, फेरोमैग्नीज, क्योंझार, क्रोनाइट, लाइमस्टोन, ईटीसी, ये सब इत्यादि, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं महेंद्रगिरी बायो उड़ीसा में। उड़ीसा बहुत संसाधन से भरपूर राज्य है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे देख सकते हैं ये उड़ीसा का फिगर है। ये छत्तीसगढ़ से इधर आंध्र प्रदेश से, इधर वेस्ट बंगाल से और इधर झारखंड से घिरा हुआ राज्य है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है ताशकंद, मास्को, ब्राजीलिया, पेरिस। तो इसका सही उत्तर होगा ताशकंद। ताशकंद इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IABA के अध्यक्ष उमर क्रिमवेल ने उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 2023 IABA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद में किया जाएगा। ये IABA एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डी बॉक्सी एमेचर क्या है? इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। वर्तमान में उमर क्रिमलेव IABA के अध्यक्ष हैं। ये संगठन एमेचर बॉक्सिंग मैचों को स्वीकृत कर देता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसेन में स्थित है। और भारत के संदर्भ थोड़ा जान लेते हैं। यह भारत में मुक्केबाजी की राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, जो BFI है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। IABA की सदस्य भी है, जो एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सी एमेचर है, उसकी सदस्य है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह देश में मुक्केबाजी के प्रशासन और खेल के आयोजन और विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये था मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन जहाँ किया जाना है। तो हम देख लेते हैं ये ताशकंद कहाँ पर है। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान जो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और किर्गिस्तान से अपनी बाउंड्री बनाता है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शावकत मिर्जियोयेव। राष्ट्रपति जो हैं शावकत मिर्जियोयेव हैं। तो हम लोगों ने देख लिया ये ताशकंद, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है उज्बेकिस्तान का। यहाँ पर ताशकंद समझौता भी हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, फिर वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जो अभी तक एक मिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा 3 अप्रैल।
3 अप्रैल को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिवस का महत्व है, ये वन्य जीव अपराध से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक है। इसकी थीम जो है, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें सत्र में 3 मार्च की विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिन 1973 में वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, साइट्स जिसे कहते हैं, को अपनाया गया था। तब से साइट्स यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। तो इसलिए चर्चा में था। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके मई में शुरू होने की उम्मीद है। इस सौर पैनल में जलाशय के 450 एकड़ क्षेत्र को कवर करेंगे और भविष्य में इसका विस्तार किया जा सकता है। एनटीपीसी की फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने का उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है और इसकी क्षमता के 30% तक हरित ऊर्जा उत्पादन में तेज़ी लाना है। तो ये इसलिए चर्चा में था। तो हम आते हैं, देख लेते हैं तेलंगाना की तरफ। ये है तेलंगाना और यहाँ के जो मैप है, ये है कर्नाटका से गिरा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और इधर महाराष्ट्र से गिरा हुआ है। तेलंगाना 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव हैं। तो हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक यू आप सभी लोगों को इस करंट अफेयर को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो।